Hello everyone. Today we'll be starting with part two of variations in psychological attributes. तो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि we talked about जो हमारा दूसरा टॉपिक था about this theories of intelligence के उसमें. So we have already talked about psychometric approach and now we will be talking about information processing approach. ठीक है. So information processing approach में it describes the processes that people use in intellectual reasoning and प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इस अप्रोच का जो मेजर फोकस होता है, इस अप्रोच का जो मेजर फोकस होता है, इट इज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल पर्सन एक्ट्स. ठीक है. सो रादर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशंस, यहाँ पे ये वाला अप्रोच जो है उसका मेन फोकस क्या होता है, और इंडिविजुअल्स कोग्निटिव फंक्शंस व्हिच आर अंडरलाइंग इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंट बिहेवियर. ठीक है. सो अब हम सबसे पहले थ्योरीज की बात करते हैं. सो एज पर स्टर्नबर्ग, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टर्नबर्ग की. तो before we actually move forward with this information processing approach, हाँ, we are talking about the triarchic theory. तो हम triarchic theory में स्टर्नबर्ग का नाम सबसे पहले देखते हैं. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, as per him, he believed कि intelligence is the ability to adapt, shape and select environment to accomplish one's goals and those of पहले तो इंटेलिजेंस क्या होती है, एबिलिटी टू शेप, अडेप्ट एंड टू सेलेक्ट एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस ओन गोल एंड दिस गोल सेटअप बाय द सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी एंड कल्चर भी आपके लिए गोल सेटअप करते हैं, तो आपके खुद के भी गोल्स होते हैं. ठीक है. So, as per his theory is triarchic theory of intelligence, and as per his theory, there are three main types of this three main elements of triarchic theory. जिसमें सबसे पहले we have the componential theory, जिसका दूसरा नाम है analytical theory. ठीक है. So this specifies the cognitive processes that underline all intelligent behavior. तो इसमें ठीक है, एंड ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर. अब इसमें सब कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है. सो दिस हैज थ्री सब कंपोनेंट्स एंड वील टॉक अबाउट दिस थिंग. सो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंपोनेंशियल या जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, इसमें जो भी इंसान whosoever is high on this particular intelligence, they succeed in schools because they can think analytically and critically. ठीक है. अब हम सब कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले वी हैव द नॉलेज एक्विजिशन. नॉलेज एक्विजिशन बेसिकली डील्स विद learning and acquisition of doing the of the ways of doing things. ठीक है. So it includes what? Encoding, combining information, comparing the information. Then you have meta या फिर higher order component, which is dealing with planning and concerning what to do and how to do it, such as controlling, monitoring and evaluating the cognitive processes. The third is performance. तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एक्चुअली डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज व्हिच हैव बीन लेड डाउन बाय द मेटा या फिर मेटा कंपोनेंट्स या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट. अच्छा, तो ये तो था कॉम्पोनेंशियल के सब कंपोनेंट्स. इसके बाद द नेक्स्ट एलिमेंट दैट यू हैव टू टॉक अबाउट इज एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंशियल का एक और नाम है विच इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, बिकॉज इट यूजेस द पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू कम एट अ पर्टिकुलर solution which can help people to solve the problems. ठीक है. So the last one is contextual या फिर practical intelligence, and this is the ability to deal with the environment's demands encountered on daily basis. It is also known as street smartness या फिर business sense. ठीक है. So basically people, all those who are high on this specific need easily adapt to the present environment to select a more favorable environment than the existing one. Fine. We move forward and we talk about पास मॉडल. अब इसको दिया किस किसने है, सबसे पहले तो पास मॉडल में ध्यान से देखें हम. P स्टैंड फॉर प्लानिंग, A स्टैंड फॉर अटेंशन एंड अटेंशन अराउजल, एंड S स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव. अच्छा, तो दिस मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय जेपी नाग्लियरी, जेपी दास, जैक नाग्लियरी एंड किर्बी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी involves the interdependent functioning of three neurological systems, and these are called the functional unit of brain. ठीक है. अच्छा, these units are responsible for arousal, attention, coding or processing and planning respectively. Arousal और attention की बात करते हैं. So this is quite basic to any behavior and it helps us to attend to the particular stimuli. ठीक है. So arousing and attention enable a person to actually process the information. An optimal level of arousal
focuses our attention to relevant aspects of problem. Let's say अगर हमारा टेस्ट है तो टेस्ट में क्लासरूम में बहुत कुछ चल रहा होता है, but still we are able to focus only on the questions of the test because our arousal helps us to attend to that particular stimuli. Right? Arousal forces you to focus your attention on reading, learning, and revising the contents of the chapter. Now we talk about the simultaneous and successive planning. So simultaneous के अंदर सबसे पहले प्रोसेसिंग के अंदर वन पर्सन perceives relations among various objects and integrate them into pattern for comprehension. ठीक है, so क्या होता है कि यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जब होती है तब एक इंसान अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशंस को परसीव करता है और उसके बाद उनको एक जगह लाके उनको एक इंटीग्रेट मीनिंगफुल पैटर्न में लाके कॉम्प्रीहेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है उसमें उस टेस्ट में ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपको 6 पार्ट्स एक कोई डिजाइन दिया गया है और उसमें से एक डिजाइन मिसिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको 6 ऑप्शन देते हैं एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन विच कंप्लीट्स द डिजाइन. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट, हाँ, तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग में एक चीज और है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स इन ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स. नाउ वी मूव टू सक्सेसिव प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे अ पर्सन इज एबल टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन सीरियली. तो एक सीरियल वाइज ऑर्डर में आप रिकॉल कर पाते हो, जैसे लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, एटसेट्रा. Next, we talk about planning. So, planning is an essential feature again because after the information is attended to and processed, planning is activated. So, it allows us to think of a possible action, implement them to reach a particular target. And if the plan does not really work, it is modified again. Okay. So, Das and Naglieri have also developed several battery of tests. This is, okay. And ये जो battery of tests है, this is known as cognitive assessment system. So it consists of verbal as well as non-verbal tasks to measure the basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. So battery test जो यहाँ पे है, it is meant for basically individuals who are lying in the age of 5 to 18 years of age. ठीक है, so ये जो सारे tests हैं, these are ये जो assessments हैं, these are able to use to remedy the cognitive deficits present in the children with learning problem. We talk about the individual differences in intelligence. सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंटेलिजेंस बीइंग एन इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. ठीक है, तो अच्छा कैसे है, क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी सबसे पहले तो नेचर की बात करते हैं. आइडेंटिकल ट्विन्स, दोज हु आर रियर्ड टुगेदर, दे कोरिलेट ऑफ अबाउट 0.90. देन इफ दीज आइडेंटिकल ट्विन्स आर रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, दे कोरिलेट अबाउट 0.70. राइट? Sorry, no, it's not 0.70, it's 0.72. Okay. Twins separated, they are similar. Twins separated in early childhood, these people are similar in intellectual and personality behavior. ठीक है, fraternal twins जो होते हैं, if they're kept together, they correlate about 0.60. Brothers and sisters go together 0.50, and if they're apart 0.25. Okay, तो adopted, अगर हम adopted बच्चों की बात करें तो their intelligence is more or less similar to those of their biological parents. ठीक है, environment में बात करें तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन का जो इंटेलिजेंस है, इट इज मोर सिमिलर टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स रादर दैन अडॉप्टिव पेरेंट्स. अच्छा, एनवायरमेंट की बात करें तो एज द किड ग्रोस, एनवायरमेंट इज द नर्चर हेयर एंड हेरिडिटी इज द नेचर हेयर. एज द किड ग्रोस, द चाइल्ड बिकम्स क्लोजर टू अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड दस जो वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसके बाद चाइल्ड का अपना इमोशनल या फिर नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होने लग जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर अब एक बच्चा है जो डिसएडवांटेज होम में पैदा हुआ है और फिर उसको कोई ऐसी घर में अडॉप्ट कर लिया जाता है जिसका हाई इकोनॉमिक स्टेटस है, तो वहां पे इट इज फाउंड दैट देयर विल बी अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स. ओके, so here we understand that heredity can be best viewed in something that is sets a range within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment. तो heredity के अंदर ही वो grow करता है, उसके बाद उसको environment से support मिलता है. Next we talk about assessment of intelligence. So 1905 में Alfred Binet and Theodore Simon ने
ये कॉन्सेप्ट निकाला था ऑफ मेंटल एज, ठीक है। तो 1908 में ये कॉन्सेप्ट आता है मेंटल एज का, विच मेजर्स ऑफ पर्संस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू देयर ओन एज ग्रुप, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, बायोलॉजिकल एज। अगर तो इन्होंने वापस ये ढूंढा था कि अगर कोई बच्चा रिटार्डेड है तो उसकी ना एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज जो है उससे 2 साल छोटी होगी उसकी मेंटल एज। फाइन। 1912 में फिर विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का, विच इज द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इट रेफर्स टू द मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो प्रैक्टिकल यूज क्या है इन सारे असेसमेंट्स का कि वी आर एबल टू आइडेंटिफाई पीपल एट डिफरेंट एट टू एक्सट्रीम्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इस टेबल में, तो एम ए और सी ए जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब एम ए इज इक्वल टू सी ए, तो आई क्यू इज इक्वल टू 100 एंड 100 इज एक्चुअली द मीन, ठीक है। जब अगर एम ए बड़ा होता है सी ए से, तो इसका मतलब ये है कि आई क्यू विल बी मोर। फाइन, आई क्यू इज मोर देन 100। एंड अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे अगर सी ए बड़ा है और एम ए छोटा है, तो आई क्यू विल ऑब्वियसली बी लेस। अच्छा, तो 90 टू 100 के केस में वी टॉक अबाउट द नॉर्मल पीपल। 70 से जो जिनका इंटेलिजेंस स्कोर बिलो होता है उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टैग दे देते हैं, एंड 130 से ऊपर जिनका होता है उनको एक्सेप्शनली टैलेंटेड या वेरी सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो आईक्यू स्कोर्स IQ scores are approximately a bell-shaped curve, and this is also called the normal curve. तो ये जो normal curve है, it is symmetrical around the central value, and यहाँ पे I have written that the mean of this normal curve is about 100, ठीक है। अब अगर इस टेबल को देखें तो 70 टू 79 इज बॉर्डर लाइन, जिनका इंटेलिजेंस स्कोर 70 टू 79 होता है वो बॉर्डर लाइन पे होता है। 80 टू 89 इज लोअर एवरेज, 90 टू 109 इज एवरेज, 110 टू 119 इज हाई एवरेज, एंड 120 टू 130 इज सुपीरियर। ओके, यहाँ पे जो मैंने 100 की बात की है, दिस इज जस्ट टू अवॉइड द डेसिमल, इसलिए उन्होंने 100 फॉर्मूला में लेके आया। अच्छा, वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम अब। तो वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले वी टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। किसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी? उन्हीं को बोलेंगे पहले तो उन्हीं को बोलेंगे जिनका इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में स्कोर जो है वो 70 से कम आएगा, उनका आईक्यू स्कोर। ओके, अच्छा, तो 70 से कम आने के बाद वैसे हमारे को एक डेफिनेशन दी हुई है बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, व्हिच व्यूज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कॉन्करेंटली विद डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं इस डेफिनेशन के, और व्हाट एग्जैक्टली एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज, एंड इसको किसने डिफाइन किया है? द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। तो उन्होंने बोला है कि अगर 70 से बिलो का स्कोर होगा तो इट इज सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अगर डिफिसिट होगा एडेप्टिव बिहेवियर में, इट मीन्स कि पर्सन का जो कैपेसिटी है टू बी इंडिपेंडेंट इन एनवायरमेंट, उसमें अडेप्टिव बिहेवियर की हम बात करें तो अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? अडेप्टिव बिहेवियर इज बेसिकली जब कोई इंसान के पास ये कैपेसिटी हो कि वो इंडिपेंडेंटली अपने इन्वायरमेंट से इफेक्टिवली डील कर सके, राइट। तो ऐसा जो इंसान होगा जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होगा उसमें ये अडेप्टिव बिहेवियर की कमी होगी, एंड ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी सिर्फ उन्हीं को होगी जो डेवलपमेंटल पीरियड से इस चैलेंज से गुजर रहे, ना कि कोई और ग्रोन अप जो बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से जिनका जो लोग बोलते हैं ना कि मानसिक संतुलन हिल गया है, उसकी वजह से अगर कुछ होगा तो दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, बिकॉज दैट पर्सन वाज बोर्न नॉर्मली एंड बिकॉज ऑफ सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स या कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से उनका वो हाल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट पीरियड इज बिटवीन द एज ऑफ 0 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, माइल्ड कब आता है? जब 55 टू अप्रॉक्स 70 के पास होता है, तो फंक्शन जो पर्सन है वो फंक्शन कर पाता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या दे आर एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इस टाइम तक। तो पर देन मॉडरेट में जब 35 टू 40 हो जाता है, या टू अप्रोक्सीमेटली 50 टू 55, यहाँ पे द पर्सन लैग्स इन द लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स ऑफ देयर पीयर्स एंड कैन बी ट्रेन इन सेल्फ कोर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सिवियर में क्या होता है? सिवियर में जो 20 टू 25 होता है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 30 टू 25, यहाँ पे incapable of managing their own life, and then you have profound which is below 20 to 25, ठीक है। अब विल टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस 1925 में लुई टर्मन ने स्टडी किया था और 1500 किड्स हु वर इंटेलेक्चुअली
whose IQ was above 130, ठीक है. तो इनका जो इंटेलिजेंस था, they actually examined how intelligence was related to the occupational success and life adjustment, ठीक है. So now we have two terms, talent and giftedness. Giftedness means a separate thing and talent means separately. Giftedness is the exceptional general ability shown in superior performances in a wide variety of areas. Talent is basically a narrower term, refers to a remarkable ability in a specific field, जैसे spiritual, social, aesthetic, ठीक है. तो highly talented people are also called as prodigies, ठीक है ना. अगर हम एक टीचर के पीओवी से देखें, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, अगर हम टीचर्स के पीओवी से देखें तो ये गिफ्टेडनेस क्या है. गिफ्टेडनेस इज हाई एबिलिटी, high creativity, high commitment, and the child who shows signs of intellectual superiority. तो इनमें क्या होता है कि early appearance of language skill, sensitivity to environmental changes, large attention span, good reasoning memory, and preference for novelty. Okay, right. But एक चीज है कि giftedness is never equal to great academic performance. Okay. अच्छा, some of the important characteristics of a gifted intelligent children would be, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी कि एडवांस लॉजिकल थिंकिंग है. एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, राइट. एंड क्वेश्चनिंग भी है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है. दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. देन यू हैव हाई स्पीड. किसमें हाई स्पीड? इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. इसके बाद थर्ड इज सुपीरियर जनरलाइजेशन. generalization and discrimination abilities. Then advanced level of original and creative thinking. Original and creative thinking. High level of intrinsic motivation and self-esteem. Next है independent and non-conformist thinking. Non-conformist thinking का क्या मतलब है कि non-convincible thinking है. Preference for solitary academic एक्टिविटीज. तो ये लोग लंबे समय तक अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉट द ओनली मेजर फॉर आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड पीपल. मेनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे टीचर का जजमेंट, स्कूल अचीवमेंट, पेरेंट्स इंटरव्यू, peer एंड सेल्फ रेटिंग, इट ऑल्सो दे आर ऑल यूज इन कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, ठीक है. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ये अपना फुल पोटेंशियल कब अचीव कर पाएंगे? व्हेन they get different educational programs beyond those provided in normal classrooms in ठीक है. क्योंकि they have to come to that point जहां पे वो अपने पोटेंशियल को एक्चुअली में यूज कर पाए. ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें, डू वी हैव टेस्ट? या वी डोंट हैव इट रिटन हियर, तो मैं बता देती हूँ. वैसे हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस बेसिस पे हमारे दो टाइप के टेस्ट आते हैं. सबसे पहले तो वी हैव द इंडिविजुअल टेस्ट एंड देन वी हैव द ग्रुप टेस्ट, ठीक है. इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में क्या होता है? इंडिविजुअल टेस्ट में जहाँ पे एक इंसान जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन वन पर्सन एट अ टाइम. ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट टू सेवरल पर्सन एट साइमल्टेनियसली, ठीक है. दीज रिक्वायर्स द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड टू एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट विद द सब्जेक्ट एंड विद सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स, मूड्स, एक्सप्रेशंस. ग्रुप टेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट इज नॉट रियली the the person who is assessing a test is not really able to be familiar with the subject's feelings, ठीक है. Individual tests allow people to answer orally or in written format or manipulate objects, but group test में ऐसा written format में ही होता है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी टेस्ट होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ
आइटम्स दैट आर बीइंग यूज्ड। तो अगर हम इस स्पेसिफिक चीज की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। अगेन वी हैव वर्बल एंड वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई टेस्ट कल्चर को फेवर करता है या नहीं, वी ऑल्सो हैव कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट की तो बात हमने कर ली। अगर हम वर्बल टेस्ट की बात करें, इंटेलिजेंस टेस्ट में भी वर्बल, फुली वर्बल, फुली नॉन वर्बल एंड फुली परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, तो वर्बल टेस्ट क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज, राइट, इधर ओरली एंड रिटन फॉर्मेट। वर्बल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली टू लिटरेट पीपल। नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं, दीज यूज पिक्चर्स, आरपीएम का पिक्चर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट में एन इंडिविजुअल इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल टू परफॉर्म द टास्क। जैसे अगर आपने कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट देखा होगा तो उसमें अलग अलग वुडन ब्लॉक्स होते हैं, उनको आपको खुद यूज करना होता है। परफॉर्मेंस का एक और एग्जाम्पल पजल्स हो गया। सो यहाँ पे ये है कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जो हमारे नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, दीज आर द टेस्ट व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द कल्चर बायस associated with variant with verbal test। ठीक है, इसके बाद कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट कई बार कल्चर फेयर भी जाते हैं, कल्चर बायस भी जाते हैं। अब जैसे जो यूरोपियन टेस्ट है, ठीक है, यूरोपियन टेस्ट या अमेरिका में जो बने हुए हैं, दे रिप्रेजेंट एन अर्बन एंड मिडिल क्लास एथोस। ठीक है, वाइट सब्जेक्ट्स जनरली परफॉर्म ऑन दिस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि आइटम्स जो इन टेस्ट में होते हैं, दे डू नॉट रियली रिस्पेक्ट द कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो जो नॉर्म्स इन टेस्ट में लगाए जाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से उठाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है वो एशियन या अफ्रीकन कल्चरल में नहीं अप्लाई हो सकते। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ टेस्ट दैट कैन बी अप्लाइड इक्वली मीनिंगफुली इन ऑल द कल्चर्स। साइकोलॉजिस्ट आर देयरफॉर ट्राई टू डेवलप टेस्ट दैट आर कल्चर फेयर और कल्चरली अप्रोप्रिएट। अच्छा, तो मैंने बताया अभी आपको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, नॉन वर्बल बना दो या परफॉर्मेंस टेस्ट बना दो। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव SM मोहसिन। This individual has tried to make an attempt in structuring intelligence test in Hindi language. ठीक है, in the 1930s. Then you have CH Rice. He attempted to standardize बिनेट का टेस्ट। किसमें इन्होंने किया? इन्होंने फिर से हिंदी, सॉरी, नॉट इन हिंदी, नॉट इन हिंदी, ही डिड इन उर्दू एंड पंजाबी। अच्छा, इसके बाद वी ऑल्सो हैड महालानुबिस। तो इफ यू रिमेम्बर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, उसमें भी हमने इनकी बात की थी, राइट, जो इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाने में हमारी हेल्प की थी। तो ये वही महालानुबिस है, लानोबिस, and this individual has developed what? Has attempted to standardize the Binet's test in Bengali language. तो ये जो बिनेट का टेस्ट है, इसको महालानोबिस ने किसमें किया है? स्टैंडर्डाइज इन बंगाली लैंग्वेज। Attempts have also been made by the Indian researchers to develop Indian norms for Western tests including the RPM, the WAIS, Alexander's pass along, cube construction, course block design. ठीक है, Long and Mehta have prepared a mental measurement handbook. इन्होंने क्या प्रिपेयर किया है? इन्होंने प्रिपेयर किया है एक मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक। इसमें ना 103 टेस्ट है इंटेलिजेंस के जो इंडिया में है and that were available in various languages. ठीक है, so these tests have been developed या फिर adapted from Western cultures. National Library of Educational and Psychological Tests, which is NLEPT at the NCERT, has documented the Indian tests. अच्छा, इसमें से सबसे popular is Bhartiya's battery of performance tests. Okay, राइट, मूविंग फॉरवर्ड। तो बहुत सारे टेस्ट हैं वैसे तो, अगर हम देखें तो एक CIE है। CIE इज अ टेस्ट, CIE is a verbal group test. CIE verbal group test. Okay, this was of intelligence. This was again developed by Uday Shankar. Multiple tests we have. ठीक है, group tests of general mental ability,
देन वी हैव ग्रुप टेस्ट ऑफ, ये हम बात कर रहे हैं सारे वर्बल टेस्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल। वर्बल टेस्ट में एक सीआईई वर्बल ग्रुप टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। ये किसने बना के दिया है हमें? ये बनाया है एस जलोटा ने। इसके बाद वी हैव ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है प्रयाग मेहता। ओके, बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय एस ए मोहसिन, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन एडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बाय एस के कुल श्रेष्ठा, देन टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी इन हिंदी बाय एमसी जोशी। अच्छा, तो वी हैव स्टडीड दिस। परफॉर्मेंस टेस्ट में सीआई नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट आता है, भाटिया's बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट आता है, ड्रॉ मैन टेस्ट बाय प्रमीला पाठक, अडेप्टेशन ऑफ वेस्लर्स एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्कोर। अच्छा, इसके बाद वी हैव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन दैट इज स्टिल अनकवर्ड व्हिच इज कल्चरल इंटेलिजेंस, emotional intelligence and special abilities and creativity, which we'll do in the next part. This is the lengthiest chapter, so that is why we are dividing it into multiple